वंस अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एंट्रेंस अड्डा। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड चैप्टर दैट साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आ चुके हैं और दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो देख लेते पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके बच्चों, तो टॉपिक्स इन द चैप्टर। ओके, तो देखो हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर उनको क्लासिफाइड किया गया है उनके बारे में जाएंगे, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में जाएंगे, फिर उसी में जानेंगे केमिकल मेथड, हीट एंड कूल टेम्परेचर, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। वो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, और इस वीडियो में हम वन शॉट में पूरा खत्म करेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जिंदा जीव है। ओके, तो जिंदा ये लोग होते हैं। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। ओके, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से यानी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ओके बच्चों, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर पता नहीं कितने लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए होंगे और निकले भी होंगे। ओके बच्चों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत 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 छोटे होते हैं। ओके बच्चों, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं जहाँ हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। एक इतनी ठंडी जगह पे भी होते हैं और बहुत ही हॉट जगह पे, जैसे लावा। ओके, लावा, उसके बाद में हमारा होता है ज्वालामुखी, सबके वहाँ पर भी हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इंट्रोडक्शन तो जान लिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, इनके 4 मेजर ग्रुप। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लासिफाइड बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। अब देखो कौन कौन से है। दीज ग्रुप्स आर, देखो बैक्टीरिया हो गया हमारा, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया एंड सम एल्गीज हो गए। ओके बच्चों, अब देखो हम देखते हैं आगे क्लासिफाइड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में जानते हैं। अब बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया जो हमारा होता है ये सिंगल सेलुलर होता है। क्या होता है? सिंगल सेलुलर होता है। फाउंड, देखो ये जो होता है हमारा, ये कई शेप के होते हैं। ओके बच्चों, ये देख सकते हो आप लोग, ये कई शेप के होते हैं। आप लोग देख सकते हो अंडे की तरह है, ये रॉड शेप का है, ये स्पेरिकल शेप का है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कर्ड। देखो बैक्टीरिया, देखो हमारे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये आपने दही जमना सुना हुआ। आपकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा कर्ड लेती हैं और दूध के अंदर डाल देती हैं। अब रात के बाद आप लोग देखते हो कि सुबह को पूरी जो हमारा दूध होता है वो दही में बदल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? थोड़े से हमारा जो था कर्ड, उससे पूरा दूध हमारा कर्ड कैसे बन गया? तो देखो उसके अंदर जो हमारा होता है कर्ड के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। ओके, तो ये क्या करता है, ये जाता है दूध में और उसके बाद में वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है और जिससे वो फैल जाता है और दूध को कर्ड में बदल देता है। ओके बच्चों, और पूछ लिया जाता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज फॉर मेकिंग कर्ड। ओके बच्चों, तो आपको बता देना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कई बार पूछ लिया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या यूज होता है, तो मेकिंग ऑफ कर्ड। ओके बच्चों, तो कई बार ये भी पूछ लेता है लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, तो कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बता देना है ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ओके बच्चों, और से हमको याद रखना है कि जो हमारे बैक्टीरिया, ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल से बने होते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फंजाई। अब देखो फंजाई क्या होता है, बेसिकली ये फंजाई जो हमारा होता है, ओके, फंजाई जो हमारा होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। ले क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल एंड आर जनरली फाउंड इन क्लोन्स। देखो हमारे जो हमारे फंजाइज होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक प्लांट टाइप हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, और ये क्लोरोफिल, ओके, ले क्लोरोफिल्स एंड आर जनरली फाउंड इन क्लोन्स, देखो क्लोन्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। अब देखो पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम जो होता है हमारे एक
हमारा एंटीबायोटिक है। ओके बच्चों, पेनिसिलियम क्या है हमारा? पेनिसिलियम इज ए फंजाई यूज टू मेक पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा होता है पेनिसिलियम, ये क्या है? एक हमारा एंटीबायोटिक है। ये फाउंड कब किया गया था? 1929 में। ओके, और इसको फाउंड किसने किया था? अलेक्जेंडर। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने ही फाउंड किया था हमारा जो है पेनिसिलियम। और कौन से हमारे ईयर में फाइंड किया था? 1929 में। ओके बच्चों, आपको ये बात याद रखनी होगी, और ये ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। ओके बच्चों, और हमारा फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है। आपने कई बार देखा होगा ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर कई दिन तक आप रख देते हो तो उसमें कई अलग अलग प्रकार के मतलब हो जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, फिर उसमें अलग अलग प्रकार से सुगंध आने लगती है, अजीब तरीके से हो जाता है। तो उस क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा होता है फंजाई लग जाता है और वो उसमें रिप्रोड्यूस करने लगता है। ओके बच्चों, तो उसी वजह से वो होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। ओके बच्चों, हमारा प्रोटोजोआन होता है, ये मल्टीसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है। आपको अगर नहीं पता, अब तक मैं बता रहा हूँ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, पहले आपको मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर बता देता हूँ। देखो, अगर पता नहीं है तो आप लोग जान सकते हो। पहला होता है यूनिसेलुलर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारा, ओके बच्चों, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ओनली वन सेल से मिलकर बना हुआ है। ओके बच्चों, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओनली वन सेल से बना हुआ, वो उसी में हर काम करता है। ओके बच्चों, मल्टी सेलुलर मतलब होता है कि अलग अलग सेल से, मतलब कई सारे सेल, लाखों सेल या हजारों सेल या दो से ज़्यादा सेल्स या फिर एक से ज़्यादा सेल, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे होते हैं प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये ज़्यादातर वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? वाटर के अंदर, यूजुअली फाउंड इन वाटर। ओके, फॉर एग्जांपल अमीबिया एंड पैरासीलियम। जो अमीबा और पैरासीलियम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा अमीबा और ये हमारा पैरासीलियम। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। अमीबा जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं एल्गी। अब देखो, एल्गी एल्गी हमारा जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। ओके बच्चों, और ये क्या होता है? ये ऑटोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रोफ मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, ऑटोट्रोफ मतलब होता है अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं। ओके बच्चों, और इनके अंदर हमारा क्या होता है? बेसिकली क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस तरह से पेड़ में पाया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ दो एग्जाम्पल ओनली दिए हुए हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके फोटोज दिए हुए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और आपको कई बार पूछ लिया जाता है गिव मी 2 एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड देख के ये मतलब समझना है कोरोना वायरस फिर से आ गया। कोरोना वायरस अब नहीं आने वाला। ओके, तो वायरसेस क्या होते हैं? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी या फिर नहीं। देखो, जो सेल्स एक कम्प्लीटली सेल से बने होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, लेकिन जो हमारा सेल होता है, ये हमारे वायरस होते हैं, ये सेल से नहीं बने होते, ये जीवित नहीं होते। लेकिन कब नहीं जीवित होते? जब ये बाहर होते हैं, मतलब एयर के अंदर होंगे या वाटर के अंदर, कहीं पर भी होंगे, ये जीवित नहीं रहे। बट अगर ये होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कोई एनिमल के अंदर होंगे तो ये जीवित हो जाते हैं। ओके बच्चों, वायरस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। देखो, बेसिकली क्या होता है ना, ये होस्ट यानी किसी एनिमल या फिर ह्यूमन या फिर प्लांट के अंदर जब वो होते हैं तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तब ये लिविंग होते हैं। लेकिन अगर ये बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके अंदर कोई जान नहीं होती, ये खुद से चल नहीं सकते। ओके बच्चों, वायरस ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ इस तरीके का शेप होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। आप लोग ये शेप देते हो, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा वायरस होता है इस तरीके से होता है। ओके बच्चों, और वायरस का मेन पार्ट कौन सा होता है? ये ऊपर वाला मेन पार्ट हमारा होता है। ओके, वायरस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको हल्का सा बता दिया। यहाँ पर उसके बारे में कुछ और भी जानकारी दी हुई, आप लोग पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब देखो, फूड प्रिजर्वेशन के हमें काम क्या आता है? देखो, अगर हम कई दिनों तक अपने फूड को रखे रहते हैं, ओके, अब कई दिनों तक फूड को रखना है और लॉन्ग टाइम तक उसे हमें खाना है, तो हमें उसको प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप मान लो एक ब्रेड लो
और आप कहीं पर भी हल्का सा उसको नम करके उस पे हल्का सा पानी छिड़क दो और कहीं पर भी रख दो। ओके बच्चों, तो वो आप सुबह तो देखोगे उसमें फंजाई लग गए। मैंने आपको पीछे फंजाई बता दिया है क्या होते हैं फंजाई, उसमें फंजाई लग जाते हैं। ओके बच्चों, और वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, अलग कलर हो जाता है उसका, तो ये उसकी पहचान होती है। ओके बच्चों, तो हमारे बेसिकली क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, फूड को इसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करते हैं जिससे उसको लॉन्ग टाइम तक हम चला सके। फूड प्रिजर्वेशन में हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रिवेशन द स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम बाय द एक्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको पढ़ा दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारा फूड होता है उसको प्रिजर्व करने को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड आइटम्स एंड स्पॉइल देम, तो उसे खराब कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, उसे खराब करने से बचाने को। ओके, अब पहला हमारा आता है केमिकल मेथड। फूड को हमें जो होता है उसको प्रिजर्व करने का हमारा पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। इसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं और द केमिकल दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल्स दिए होते हैं कि आपको इसको याद कर लेना है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कि आपको नेम बताना है फूड प्रिजर्वेशन का। ओके, केमिकल मेथड जो होते हैं उसमें हम जो केमिकल यूज़ करते हैं उसका नाम बताओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम, उसके बाद में अलग अलग हमारे हैं, इसको आपको नाम को याद कर लेना है। और जो हमारा सॉल्ट होता है, ओके, सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl, तो ये भी हमारा एक होता है, क्या होता है, बेसिकली हमारा नमक होता है। तो सॉल्ट मतलब नमक है, ये भी एक केमिकल ही होता है। ओके बच्चों, ये हमारा केमिकल होता है और ये भी केमिकल मेथड के अंदर ही आता है। ओके बच्चों, कॉमन साल्ट इज यूज एज ए प्रिवेशन पिंक, इट आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्वेशन ओके मीट एंड फिश। देखो आप लोग कई बार देखते होगे आपके घर में अगर मीट आता है तो आप लोग कई बार देखते होगे आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको सॉल्ट यानी नमक में अंदर उसको रख देती हैं मीट को या फिर फिश को, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। ओके, अब हमारा आता है शुगर इज यूज ए प्रिवेशन इन जैम एंड जेलीज। जो हमारा शुगर होता है यानी हमारा चीनी जो होता है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारा जैम होता है एंड जेलीज होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम शुगर का भी यूज़ करते हैं और ये भी हमारा एक केमिकल है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा आता है हीट एंड कूल टेम्परेचर। आप लोग कई बार देखते हो आपकी मम्मी क्या करती हैं, दूध जो आता है हमारा कच्चा दूध आता है उसको गर्म करती है पहले। ओके बच्चों, उसको गर्म कर दिया और फिर उसके बाद में ठंडा करके उसको रख देती हैं कहीं पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम दूध को हाईली टेम्परेचर पे गर्म करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री तक, अगर हम 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं तो बच्चों क्या होता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है जो रुक जाती है। ओके 70 डिग्री, ओके बच्चों 70 डिग्री अगर 15 से 30 सेकंड करते हैं तो जो हम बॉयल करते हैं या फिर हम कूल्ड करते हैं, कूल्ड करने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मर जाते हैं या फिर उनकी जो होते हैं रिप्रोडक्शन वो रुक जाता है। ओके बच्चों, और दूध के साथ भी ये होता है, जब हम तुरंत गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं तो उसके अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, फैलना होता है, वो रुक जाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोज़ आना आप लोग पैकेट्स में लेके आते हो। देखो मैं बता दूँ आपको एक डिस्क्लेमर, पन्नी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ओके बच्चों, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि कपड़े का हम थैला यूज़ करें या फिर कोई और चीज़ करें, क्योंकि पन्नी जो होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए आपको झोला या फिर कोई कपड़े का चीज़ यूज़ करना चाहिए या फिर एक ही पन्नी को बार बार यूज़ करना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों बोला जाता है, पहले आप लोग जान जाओ, जो हमारे पन्नी होती है डिकम्पोज नहीं होते, मतलब डिकम्पोज मतलब वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको सड़ा के मिट्टी में मिला नहीं सकते या फिर उसको गला नहीं सकते। ओके बच्चों, ये काफ़ी मतलब इसे हम डिकम्पोज कर ही नहीं सकते। ओके बच्चों, तो इसीलिए कहा जाता है पन्नी को हमारे कम से कम यूज़ करना चाहिए। ओके बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखो पैकेजिंग किया जाता है, तो देखो हमारा पैकेजिंग क्या होता है, ड्राई फ्रूट एंड मेनी वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड इन। देखो हमारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं, ओके बच्चों, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं हमारे और हमारे वेजिटेबल्स जो कुछ होते हैं उनको हम पन्नी के अंदर हम पैक करके उसको बेचते हैं। ओके बच्चों, क्यों ऐसा करते हैं, कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ओके जो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको रुक जाता है पैकेजिंग के अंदर, हम रोक देते हैं उसको। पहले देखो हम ड्राई फ्रूट्स को करते हैं, ना कि डाइट फ्रूट्स को अगर करेंगे तो फ्रूट जो होते हैं हमारे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ड्राई फ्रूट्स को करेंगे तो हमारे वो सही रहते हैं। ओके बच्चों, और स्टोरेज एंड पैकेजिंग से हमारा क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया एंड फंजाई का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाथ धो लो, मुंह धो लो, वरना बैक्टीरिया हो जाए, बुखार हो जाए, अलग अलग चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो हमारा क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ओके, वो हमारे केवल दुश्मन होते हैं, हमारे दोस्त बिल्कुल भी नहीं होते। बट ऐसा नहीं है बच्चों, आप लोग गलत सोचे हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे काफ़ी अच्छा दोस्त होते हैं। अब देखो हम देखते हैं फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ हमें काम आते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, देखो हमारा कर्ड यानी दही जो होता है उसे बनाने में हमारा क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक जो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आप लोग को मैंने अभी शुरू में बताया है बैक्टीरिया के बारे में, तभी आपको मैंने बताया, ओके। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है, आपको ये याद रखना होगा। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या होता है, तुरंत, मतलब रैपिडली मतलब होता है तुरंत जो हमारा होता है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिस्पिरेशन, देखो जो हमारा, देखो कैसे बनता है यीस्ट, तो हमारा यीस्ट जो होता है वो ब्रेड के अंदर होता है, तो क्या करता है, जब यीस्ट वो ग्रो होता है तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आती है, तो वो फिर फूल जाता है, ओके बच्चों, फिर फूल जाता है, रिस्पिरेशन करता है, जिसे हम ब्रीथिंग करते हैं वैसे वो रिस्पिरेशन करता है, और जिसके वजह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, जिससे वो फूल जाता है। आप लोग कई बार देखे होंगे जो हमारी मम्मी होती हैं क्या करती हैं कि थोड़ा सा आटा मैदा लेते हैं, उसके अंदर यीस्ट मिला देती हैं, उसके बाद में उसको पकाती है तो फूल जाता है, ओके। आप लोग कई बार छोले भटूरे खाए होंगे तो उनके अंदर क्या बनाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है, ओके बच्चों। ईस्ट यूज द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स, ओके। केक्स जो होता है इतना फूला फूला होता है, उसमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ओके। अब देखते हैं केमिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम अपने देखो केमिकल यूज कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। अल्कोहल एंड विनेगर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बताते हो, अल्कोहल और विनेगर जो होता है हमारे एक शराब की तरह होते हैं, लेकिन ये कई बार हमारे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको नहीं जानना है, आप लोग जानते हो अल्कोहल क्या होता है, ओके बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोडक्शन के अल्कोहल और विनेगर का प्रोडक्शन में हमारा मदद करता है, ओके बच्चों। यीस्ट इज यूज्ड इन ए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर, तो हमारा काम कौन सा आता है बैक्टीरिया, यहाँ पर हमारे यीस्ट जो होता है, यीस्ट जो होता है ये प्रोडक्शन करता है किसका, विनेगर एंड अल्कोहल का। आप लोग कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, तो हमारा यीस्ट करता है, और विनेगर का भी, ओके बच्चों। फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, तो सॉरी वेरी सॉरी, ओके बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट है फर्मेंशन, ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर यानी शुगर जो हमारा होता है, ओके बच्चों, शुगर, शुगर से अल्कोहल, ओके बच्चों, अल्कोहल जो हमारा होता है इसके अंदर ले जाने को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ओके, फर्मेंटेशन कहते हैं। शुगर इनटू अल्कोहल हमारा क्या होता है, फर्मेंटेशन, इसको याद रख लेना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि द मेथड बताओ, आप मेथड बताओ, शुगर से अल्कोहल में जो हमारा चेंज होता है उसका मेथड का नाम बताओ, तो हमारा क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाता है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिकल यूज़ क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मेडिकल मतलब हमारा जो होता है कि मेडिकल में हम यूज़ किस लिए करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। आप देखो मेडिसिन से प्रोडक्शन बाई, देखो अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, ज़्यादा आपको ले जाने देता हूँ। एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं, ओके बच्चों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे होते हैं यही इसी से बने होते हैं हमारे मेडिसिन, ओके। मेडिकल इसमें यूज़ किया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, जो हमारे एडवर्ड जेनर थे। आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि स्मॉल पॉक्स का जो हमारा है वैक्सीन, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको ये याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ओके। अब मैंने आपको बताया था पेनिसिलियम के बारे में, आपको वहीं पर मैंने आपको बता दिया था पेनिसिलियम एक क्या है, हमारे एक फंजाई, ओके बच्चों। फंजाई के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब वही पेनिसिलियम बताया जाता है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर फॉर,
ओके बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं। हमारे जो अलेक्जेंडर थे, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलियम नामक एक हमारा जो एंटीबायोटिक था, इसकी खोज की थी। ओके बच्चों, इसकी खोज की थी कौन सी ईयर में करी थी? 1929 में। ओके बच्चों, 1929 में इन्होंने खोज की थी किसके लिए? जो हमारे बैक्टीरिया होते, ओके, डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से, उसको रोकने के लिए हमारे क्या किया था, इन्होंने एक एंटीबायोटिक वैक्सीन बनाई थी। अब कई बार क्या क्वेश्चन देखो क्या क्या प्लॉट होते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, तो हमारा हो जाता है अलेक्जेंडर ने। ओके, अलेक्जेंडर ने की थी। ओके, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। कब की थी? 1929 में की थी। किससे बचाव के लिए की थी? हमारा बैक्टीरिया से बचाव के लिए की थी। बाकी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, उनके बारे में आप लोग पढ़ भी सकते हो। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है अलेक्जेंडर डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फॉर द मोड पेनिसिन। ओके, तो इन्होंने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम की खोज की थी। ओके बच्चों, अब देखो वैक्सीन्स। अब देखो अभी कोरोना आया था तो आपको वैक्सीन्स लगाई जाती है। वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन कुछ और नहीं होते हैं, वही वायरस होते हैं। ओके, वही वायरस आपके अंदर इनपुट किए जाते हैं। ओके, लेकिन वो डेड होते हैं या फिर वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। अब देखो हमारे शरीर के होता है एंटीबायोटिक्स। ओके बच्चों, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जब कोई हमारे डिजीज़ होने लगती है, कोई वायरस हमारे या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमें ऊपर अटैक करने लगता है, तो बॉडी क्या होती है? एंटीबायोटिक रिलीज करती है। वो जाते हैं, उसे लड़ते हैं, फाइट होती है उनके साथ, जो जीतता है वही होता है। अगर हमारे एंटीबायोटिक्स जीत गए तो फिर तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो हार गए, वो ज़्यादा ताकतवर निकले, तो आपको डिजीज़ हो जाती है। ओके बच्चों, अब देखो क्या होता है बेसिकली, अगर आपको डिजीज़ हो गई तो फिर आप बीमार भी हो सकते हैं, मतलब बीमार ही हो तो डिजीज़ होती है बीमारी। लेकिन अगर आपके एंटीबायोटिक्स को पहले ही से पता चल जाए कि कैसे लोग आएंगे, किस हथियार के साथ आएंगे, उनसे कैसे लड़ना है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो क्या करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग, कुछ लेते हैं हमारे वायरस को, उनको मारते हैं, खूब मारते हैं, उसके बाद में आपके बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे ही वो आते हैं, जो हमारी बॉडी होती है एंटीबायोटिक रिलीज करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए हमारे एंटीबायोटिक्स उन्हें मार देती हैं। अब जब उन्हें मार देती है तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वो जीत जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि इनसे कैसे लड़ना हो। ओके बच्चों, तो फिर जब रियल वाले हमारे आते हैं वायरस, तो उनको हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स से मार के भगा देती है। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आया वैक्सीन कैसे काम करती है। अब देखो वैक्सीन क्या होता है कि ये जो कोलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स जो हमारे हैं, इसके हमें वैक्सीन अभी तक मिल चुकी है। इसके हम अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, टीबी हो जाती है, कोलरा हो जाती है, स्मॉल पॉक्स हो जाती है, तो इससे हमको रोकने के लिए हमारे पास वैक्सीन है। ओके, अब देखो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर। ओके बच्चों, एडवर्ड जेनर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने आपको बताया है मैंने अभी जस्ट पहले, इसके पीछे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है, एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट इस हमारे वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और किसकी थी? स्मॉल पॉक्स की थी, 1798। ओके बच्चों, अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो हमारे फर्टिलिटी का मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बताया था कि जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यही यूज़ आते हैं सॉइल को और ज़्यादा फर्टिलाइज करने के। और जो हमारा अर्थवर्म होता है, ये हमारा फार्मर का फ्रेंड होता है। अगर आपने वो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चों, और उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया है सारी चीज़ें। ओके, और वन शॉट में पूरी वीडियो ख़त्म कीजिए। अब देखो कैसे होते हैं। देखो हमारे सॉइल के अंदर ना कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं वो मरते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी होती है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इस तरीके से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब एक और चीज़ होता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। तो ये हमारे बैक्टीरिया जो होता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है, मतलब जो हमारी दाल के प्लांट्स होते हैं, ओके, तो इनके जड़ों के अंदर पाया जाता है। अब लिग्यूमिनस प्लांट के हमारे जड़ों के अंदर पाया जाता है, आपको इस बात को याद रखना है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है कहाँ पाया जाता है? हमारे लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब ये करता क्या है? लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन इसका काम क्या है? जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। अब देखो नाइट्रोजन फिक्स कैसे करता है? हमारे जो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है। ओके, 78% नाइट्रोजन।
ओके। लेकिन इसको डायरेक्ट प्लांट्स अपने अंदर नहीं ले सकते कि यूँ हमारा है एयर में है तो इसको फटाक से हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से हमारा नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर उसको ज़मीन के अंदर लेके आते हैं, फिर अलग अलग हमारा होता है प्रक्रिया, उसके बाद में ये हमारे प्लांट्स को दे देते हैं। अब देखो राइजोबियम अकेला ऐसा बैक्टीरिया है जो ये काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारे इसके अंदर हमारा काम आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, ओके। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हमारा होता है इसको हम डायरेक्ट प्लांट्स ले नहीं सकते, इसके लिए कौन काम आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो एक और मेथड होता है जिसके मतलब नेचुरली होता है, जिससे नाइट्रोजन होता है ज़मीन के अंदर आ जाता है, ये होती है हमारी लाइटनिंग। ये प्राकृतिक होती है। लाइटनिंग जब होती है तो ज़मीन के अंदर जो हमारी होते हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट आ जाता है। जब लाइटनिंग ज़मीन पर पड़ती है तो डायरेक्ट जो होता है नाइट्रोजन उसके साथ बिजली के साथ ज़मीन के अंदर आ जाता है, ओके बच्चों। हम नेक्स्ट देते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब देखो हमारे इन्वायरमेंट जो होता है उसको क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर ये ना होते तो जो हमारी पृथ्वी है, ओके, अर्थ है, ये पूरी गंदगी से भरी होती है। अब देखो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोजर हेल्प इन कन्वर्टिंग डेथ वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब जो होते हैं हमारे ओके जो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है, ओके, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, एनिमल की डेथ हो जाती है, या फिर हमारी लकड़ी होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम डिकम्पोज करना जो हमारी काम के नहीं है ऐसे फेंक देते हैं, तो उनको मिट्टी के अंदर मिलाने को डिकम्पोज करने को छोटे छोटे सब्सटेंस में बड़ी चीज़ है। हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मिट्टी के अंदर जाते ही हमारी जो होती है कुछ ही महीनों के अंदर जो होता है हमारा केवल हड्डियाँ बचती हैं, उसके बाद में वो डिकम्पोज हो जाती है। जब आप लोग कई बार देखे होंगे, अगर आपने कई बार देखा है कोई एनिमल मर जाता है, ओके, तो कई लोग उसको फेंक देते हैं, कई लोग दफना देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने कई बार देखा होगा तो बेसिकली क्या होते हैं, आप लोग अगर एक दिन आप लोग गौर करना कहीं पर अगर कोई एनिमल मर गया है तो आपको 2-3-4 बार देखना वहाँ पे एनिमल मर तो गया था लेकिन वहाँ पर अब उसके गोश्त नहीं बचे हैं। कई लोग सोचते हैं साले कौवे खा गए, सारे कौवा खा गए या फिर कोई जानवर खा गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जानवर उतना नहीं खा सकते हैं जितने अच्छी तरीके से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उसके बाद में वो छोटा हो जाता है और इसी में हमारा क्लीनिंग एनवायरनमेंट में हमारा काम आता है। अगर वो नहीं होंगे तो एनिमल ऐसे डेथ पड़े रहेंगे, फिर और एनिमल मरेंगे, सब ऐसे पड़े ही रहेंगे, उसके बाद में कौन उसे सफाने वाला होगा। और फिर अगर वो उसे हमें सफाना है तो उसे हम लेके कहाँ जाएंगे, हमारे जो होता है अर्थ उसी पे तो रहेगा सारे गंदगी, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें दिक्कत हुई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ओके बच्चों। और आपको भी चाहिए कि आप लोग हमारे इन्वायरमेंट है इसको क्लीन करने की हमेशा कोशिश करा करो, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनके बारे में, पहले अच्छों के बारे में जान लिया, अब उनकी बुराइयां भी जान लेते हैं, ओके बच्चों। हमेशा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो हमारे डिजीज़ किसकी वजह से होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ और हमारे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये 2 प्रकार की डिजीज़ होती हैं, ओके बच्चों। इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया, ओके। तो जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं क्या है, मलेरिया, कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, तो ये जो होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके बच्चों। हाउस फ्लाई इज ए कैरियर, जो हमारी मक्खी होती है वो कैरियर होती है किसकी, डिजीज़ की, ओके बच्चों। डिजीज़ की हमारी कैरियर होती है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके लेके आती है, लेके जाती है, तो ये कैरियर होती है, ओके। अब हमारी जो फीमेल होती है मॉस्किटोज, ओके, तो ये क्या करते हैं, मलेरिया करती है। बच्चों आपको ये नाम जो है ना, ये आपको लाइन याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो आपको इसको याद रखना होगा, ओके। और इसमें जो दिया हुआ है ये दोनों आपको कंपलसरी याद करके रखना है, ओके। किसकी वजह से मलेरिया होती है और किसी वजह से डेंगू होता है। सब लोग सोचते हैं कि जो हमारे है मलेरिया और डेंगू सब मच्छर की वजह से होते हैं और किसी की वजह से, बट आप लोग गलत सोचते हो, हमारे प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, ओके, ना कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से और ना कि हमारे मच्छरों की वजह से। वो तो बस एक कैरियर होते हैं। और कैरियर कौन होते हैं, यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, फीमेल एनोप्लेस और हमारा जो होता है फीमेल एडोज। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, आपको इसको याद कर लेना काफ़ी अच्छे तरीके से। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप इसको याद नहीं करोगे। अब देखो कैसे, जो हमारी होती है बैक्टीरिया, इनकी वजह से कोलेरा होता है, ये सारी डिजीज़ होती हैं। आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ये सारी डिजीज़ होती है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज़, ओके। और कई बार आपको कोई डिजीज़ दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किसकी वजह से डिजीज़ होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस
वायरस की वजह से, प्रोटोजोआन की वजह से, या फंजाई की वजह से, या फिर एल्गी की वजह से, कई दिए जाते हैं। अब देखो हमारा वायरस की वजह से कौन सा होता है, एड्स होता है, उसके बाद में चिकन पॉक्स, ये सारी डिजीज़ होती हैं, आपको इसको याद कर लेना। और जो हमारा जुकाम होता है, ओके, ये भी हमारा वायरस की वजह से होता है, ओके। और आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन सा इसको याद कर लो, इसको याद कर लो कि इसकी वजह से होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर पोलियो भी हमारा वायरस की वजह से होता है, और कॉमन कोल्ड, ये आपको जिस पे मैंने टिक मारा है इसको याद करना है कि इसकी वजह, वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। अब प्रोटोजोआन की वजह से हमारी यहाँ पर बीमारी होती है, आपको इसको याद कर लेना है। बेसिकली क्या होता है कि किससे, कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट डिजीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। देखो एनिमल के अंदर जो हमारा होता है, ये कई बार क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस को तो हमारे डिजीज पहुंचाते हैं, डिजीज करते, बीमार करते हैं, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर भी डिजीज हो जाती हैं। और यहाँ पर कई सारे डिजीज के नाम लिखे हुए हैं जो एनिमल की वजह से होती है, ओके बच्चों। और जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको आपको याद करना होगा। अब डिजीज केस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, देखो प्लांट्स के अंदर कई सारे डिजीज हो जाते हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको याद कर लेना है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिजीज होता है, वायरस की वजह से, एल्गी की वजह से, या फिर फंजाई की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, कई बार आपको ये क्वेश्चन में आ जाता है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपकी मैम आपको सिखाएंगी, मैं इस टॉपिक को नहीं सिखाऊंगा, आपकी मैम आपको इसको अच्छे से सिखाएंगी विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। तो बच्चों तैयार हो जाओ फटाफट से, अब नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या नाइट्रोजन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? सोचिए सोचिए। हाँ, नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन, कुछ विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, जिनमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए इत्यादि सम्मिलित है, इनके जैसे यौगिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सजीवों की वृद्धि, रखरखाव एवं प्रजनन जैसे प्रक्रमों में आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। हालांकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन हमारे सहित कई जीव वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। तो सोचिए, प्राणी एवं पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते होंगे? आइए इसके बारे में चर्चा करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राणी और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल की सहायता से उपयोग करने योग्य रूप में प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन के अन्य उपयोग करने योग्य रूप। क्या आप जानते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन हमारे वातावरण में विभिन्न रूपों में परिसंचरित यानी सर्कुलेट होता है। इस चक्र के विभिन्न चरण हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, अमोनियाकरण यानी एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। आइए एक एक करके इन्हें समझें। तो चलिए अब हम नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण जानें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गैस रूप में स्थित नाइट्रोजन को मिट्टी में अमोनिया या नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है और इससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को तड़ित यानी लाइटनिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के उपयोग से तथा पराबैंगनी विकिरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ऊर्जा के उपयोग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये ऑक्साइड बारिश के जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनते हैं, जो बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं और पौधों द्वारा उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर और नॉस्टॉक को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया फलीदार पौधे यानी लेग्यूम्स,
जिनसे दाल प्राप्त होती है, के जड़ों में रहते हैं और पौधों के साथ सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। सहजीवी संबंधों में दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। एज़ोटोबैक्टर और नॉस्टॉक जैसे बैक्टीरिया मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण औद्योगिक रूप से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उच्च तापमान तथा दाब की स्थिति में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अमोनिया प्राप्त होता है। बाद में इसे विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला चरण नाइट्रिफिकेशन है। शायद आप जानते होंगे कि अमोनिया एक जहरीली गैस है, इसलिए इसे प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। जिस प्रक्रिया के अंतर्गत बैक्टीरिया की सहायता से अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और इसे नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करके इसे नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं, जो नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रयोग करने योग्य रूप है। अगला चरण स्वांगीकरण है। पौधे अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी से नाइट्रोजन के प्रयोग करने योग्य रूप को अवशोषित करते हैं और प्रोटीन और अन्य आवश्यक यौगिकों के निर्माण के लिए उनका उपयोग करते हैं। आहार श्रृंखला यानी फूड वेब के माध्यम से नाइट्रोजन अन्य प्राणियों तक पहुंच पाता है। अब अमोनियाकरण के बारे में बात करते हैं। पौधों और प्राणियों के मृत अवशेषों में मौजूद नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे प्रोटीन, यूरिया आदि के अपघटन को अमोनियाकरण कहा जाता है। यह बैक्टीरिया और कवक के जैसे अपघटक यानी डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में अमोनिया की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, चूंकि वे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक रूप से सफाई होती है। अब हम चक्र के अंतिम चरण पर है, यह डिनाइट्रिफिकेशन है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूडोमोनास और थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके वायुमंडल में वापस लाया जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। यह नाइट्रोजन चक्र को पूरा करती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत बनी रहती है। दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मानवीय गतिविधियों के कारण यह संतुलित नहीं रहता, जिससे एक विशेष स्थान पर पारितंत्र यानी इकोसिस्टम प्रभावित होता है। आइए इनमें से एक स्थिति के बारे में चर्चा करें, जिसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने की दौड़ में हम अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। अक्सर सतही अपवाह कृषि भूमि से पोषक तत्वों जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है को जलाशयों में स्थानांतरित करते हैं। पोषक तत्वों के जलाशयों में आने के अन्य मार्ग है औद्योगिक अपशिष्ट जल यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तथा वाहित मल यानी सीवेज। इन सभी से जल में पोषक तत्वों का सांद्रण बढ़ते जाता है। जलाशयों में पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में होने के कारण जलीय पौधों, जिसमें विशेष रूप से पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जैसे शैवाल सम्मिलित है, इनकी अतिवृद्धि होती है। जल में जलीय पौधों जैसे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को हम प्रस्फुटन यानी ब्लूम कहते हैं। अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल जल की सतह पर फैल जाता है। इससे जल में ऑक्सीजन का सांद्रण कम होते जाता है। इसी तरह इससे जल में प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप जलीय पौधे और प्राणी मर जाते हैं। इस स्थिति को सुपोषण कहा जाता है। हमें ऐसी परिस्थितियों से अपने पर्यावरण को बचाने और उसके संरक्षण के लिए उपाय अवश्य सोचने चाहिए।
तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हाँ, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र की सहायता से पर्यावरण में परिसंचरित किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण हैं: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, स्वांगीकरण, अमोनियाकरण और डीनाइट्रिफिकेशन। इसी तरह हमने सुपोषण